अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्कार वजूद लास्ट एपिसोड। मैडम हार्ले की कोठी क्या थी? जन्नत का नमूना थी। वसी और इस रकबे में फैली हुई कौन सी चीज़ थी जो इस कोठी में मौजूद नहीं? खूबसूरत लॉन, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, मुख्तलिफ किस्म के खेल और फिर हसीन लड़कियां। दर हकीकत इस औरत ने जो कुछ कर रखा था उसका कोई जवाब नहीं। बड़े ऊंचे लोगों से ताल्लुकात थे, दुनिया की हर आसाइश मुहैया थी, पुश्त इतनी मजबूत के मजाल है कोई आंख उठा के देख सके। ये सब कुछ था और अब मैडम हार्ले इस मंजिल में थी कि खुद उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। उसके यहाँ म्यारी हुस्न था, परखने वाले जज थे, ज़रूरतमंद लड़कियाँ खुद उसके पास आती। अगर वहाँ के म्यार पर पूरी उतरती थी तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। आला ज़ौक़ के लोग ही मैडम हार्ले के यहाँ जाते। उनमें कौन कौन होते थे इसका तज़किरा फजूल है। किसकी मजाल थी कि मिसेज़ हार्ले के खिलाफ कुछ कर सके। बड़े बड़े 30 मार खां आए और मुंह की खा कर गए। पहले खतरनाक किस्म के गुंडे, उनके मजाज दुरुस्त करते थे और फिर दूसरे इंतजामात भी थे। शायद यही वजह थी कि मिसेज़ हार्ले सबसे बनाकर रखती। हाँ, हो काम का आदमी और अजीज़ का ग्रुप मिसेज़ हार्ले के लिए काम के लोगों में से था, इसलिए वो अजीज़ की इज्जत करती और उसे हर किस्म का ताउन करती। उस वक्त भी जब अजीज़ की खूबसूरत कीमती कार मिसेज़ हार्ले की कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुई तो मिसेज़ हार्ले लॉन पर टहल रही थी, फारिग थी और हवाखोरी कर रही थी। अजीज़ की कार देखकर मुस्कुराई और इस्तकबाल करने के अंदाज में चंद कदम आगे बढ़ाई। शारिब ने कार रोक दी। अजीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। हेलो अजीज़, कैसे हो? दुआएं आपकी मादाम। और बस अजीज़ ठीक है। शारिब के अलावा गाड़ी में कौन है? पहले उसे देख लें, उससे मिल लें, उसके बाद तारुफ कराऊंगा। कोई अनोखी शख्सियत है? हाँ, बेहद अनोखी। तब बुलाओ, मिसेज़ हार्ले ने कहा और अजीज़ गाड़ी के करीब आ गया। उसने अदब से दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बोला, गुलफाम होशियार, अब नवाबज़ादा शमशेर बनने का वक्त आ गया है, अपनी तरफ से कुछ ना कहना। ठीक है, गुलफाम ने कहा और नीचे उतर आया। मिसेज़ हार्ले ने उसे देखा, आंखें मलमल कर देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। दोनों उसके करीब पहुंच गए। खुदा की पनाह, कौन है ये अजीज़? क्या आसमान से उतरा है? लड़कियां तो इसे देखकर पागल हो जाएंगी, मिसेज़ हार्ले ने सरसराती आवाज़ में कहा। नवाबज़ादा शमशेर खान और मिसेज़ हार्ले शमशेर खान एक अजीमुशान पहाड़ी रियासत के चश्मो चिराग है। रियासत के हुक्मरान ने इन्हें बैरूनी दुनिया देखने के लिए भेजा है। ये इस दुनिया से नावाकिफ़ हैं, खूब हैं ये। इन्हें देखकर जवानी को आवाज़ देने को दिल चाहता है। मिसेज़ हार्ले आहिस्ता से बोली, दुनिया दिखाने में आपसे बड़ा मुआविन और कौन हो सकता है मिसेज़ हार्ले? हाँ, नवाबज़ादा यहाँ खुश होंगे। चुनाचे इस शाम ये आपके हवाले, कल सुबह शारिब आएगा। बसरो चशम, मिसेज़ हार्ले ने कहा। ये आपकी नज़र। अजीज़ ने बड़े नोटों की 2 गड्डियाँ मिसेज़ हार्ले के हवाले कर दी। अरे क्यों शर्मिंदा करते हो अजीज़, तुम्हारा मेहमान हमारा मेहमान। मिसेज़ हार्ले ने गड्डियाँ उचकते हुए कहा। बस नवाबज़ादा का दिल बहल जाए, ये कागज़ के टुकड़े क्या हैसियत रखती हैं? अजीज़ ने कहा और फिर बोला, तो मुझे इजाज़त, कुछ चाय वगैरह? फिर सही, अजीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर गुलफाम की तरफ मुड़कर बोला, क्यों नवाबज़ादा साहब, मैं जाऊँ? कल सुबह आपको वापस ले जाऊँगा। ठीक है, जाओ, गुलफाम ने जवाब दिया। ओके मादाम, अजीज़ ने कहा और फिर वापस कार में आ बैठा। शारिब ने कार स्टार्ट करके वापस मोड़ दी। अजीज़ के चेहरे पर अब संजीदगी तारी हो गई। कार सड़क पर निकल आई लेकिन अजीज़ खामोश था। तब शारिब ने उसे आवाज़ दी, अजीज़। अजीज़ चौंक पड़ा। क्या सोच रही हो? बस यूं ही, अजीज़ ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? ना जाने क्यों मैं परेशान हो गया हूँ। आखिर क्यों? इसकी वजह तो होगी। हाँ, वजह तो है। क्या वजह है, मुझे नहीं बताओगे? गुलफाम की गुफ्तगू? क्या मतलब? उसकी गुफ्तगू तो काफ़ी गहरी हो गई है। गाड़ी में से जो गुफ्तगू हुई तुमने भी सुनी थी। क्या वो तशवीशनाक नहीं थी? तशवीशनाक क्यों थी? उसे इतना समझदार नहीं होना चाहिए शारब, तुम इस पर तो गौर करो। हाँ, लेकिन उसने तुमसे इत्तफाक तो किया, वह तुम्हारी हदायत पर अमल करने को तो तैयार है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी एक गैर मुतवक्का बात हुई है। वो क्या? जाहिर है मिसेज़ हार्ले की कोठी उसके लिए अजनबी थी, जाहिर है, और उसे ये भी नहीं मालूम था कि मैं उसे वहाँ छोड़ने आया हूँ। लेकिन जब मैं मिसेज़ हार्ले से गुफ्तगू करने के बाद वहाँ से पलटा तो उसने किसी तरद्दुद का इजहार नहीं किया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है शारिब, तुम नहीं समझते। उसे किसी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने तौर पर सोचने समझने के काबिल हो गया तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हम उससे कोई काम नहीं ले सकेंगे। ओह, शारिब ने भी तशवीश से गर्दन हिलाई। ये तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम बदलना पड़ेगा शारिब, अजीज़ ने पुरख्याल अंदाज में कहा। क्या मतलब?
इससे कबल के कोई गड़बड़ हो जाए, हमें उसे कोई काम ले लेना चाहिए और उसके बाद हम उसे कैद कर देंगे। ऐसी कैद में रखेंगे कि उसे कैद का एहसास भी ना हो सके। इस दुनिया से उसका नावाकिफ ही रहना बेहतर है। ऐसी शक्ल में उसे मिसेस हार्ले के यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहिए, शारिब ने कहा। दरअसल उसके बारे में यह इंकशाफ पहले नहीं हुआ, इसलिए कुछ फैसलों में गलती हो गई। बहरहाल कल उसे मिसेस हार्ले के यहाँ से ले लिया जाएगा। हम ऐसा करेंगे, कुछ लड़कियों को उसकी खिदमत के लिए मुलाजिम रख लेंगे। वो उसे खुश रखने के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगी। काम करने के अंदाज में इतनी तब्दीली मुनासिब रहेगी। ठीक है मिस्टर अजीज, शारिब ने कहा। इसके अलावा पहला काम उससे जल्द अज जल्द ले लिया जाए, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो तो हमें हमारी हमाकत एहसास ना दिलाती रहे। पहला काम क्या होगा? शारिब ने पूछा। हम उसे बैंक ऑफ सिटी की वो फिल्म दिखाएंगे जो हमने अपने प्रोग्राम के लिए बनाई थी, और फिर उसे बैंक ऑफ सिटी का दौरा भी करा देंगे और वहाँ ज़रूरी अमूर समझा देंगे। उसके बाद बैंक ऑफ सिटी का करेंसी डिपार्टमेंट हमारे लिए खुल जाएगा। शारिब के हाथ कांप गए। तो क्या वो बैंक से करेंसी निकाल लेगा? हाँ, ये डाका वही डालेगा, लेकिन बैंक के वो हिफाजती इंतजामात जिनकी वजह से हम नाकाम रहे थे, शारिब ने पूछा। शारिब मेरी जान, हम में और उसमें यही तो फ़र्क है, वरना फिर उसकी क्या खूबी, क्या मतलब? वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमारी बड़ी वैन बैंक से काफ़ी दूर होगी। वो अपना बदन धुएं की शक्ल में तब्दील करेगा, बैंक में दाखिल होगा, करेंसी के ढेर निकालेगा और वैन तक पहुंचा देगा। ये काम हमारे लिए ज़रूर मुश्किल है, उसके लिए नहीं। मेरा ख्याल है अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए तो पहला ही खेल लाखों का हो सकता है। सिर्फ लाखों की बात कर रहे हो, वारे न्यारे हो जाएंगे। बहरहाल देखें किस्मत क्या कहती है। बस कल से काम शुरू। मैंने उसे बातों से मुतासिर कर लिया है। अब कल मैं उसे दौलत हासिल करने की तरकीबें भी बताऊंगा, अजीज बोला। कार वापस उसी इमारत तक पहुंच गई जहां से वो गुलफाम को लेकर गए थे, और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। जमीला शायद कार की आवाज़ सुनकर ही बाहर आई थी। उसे देखकर अजीज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह मिस जमीला, गुलफाम कहाँ है? उसने बेसाख्ता पूछा। उसे तो परी बदरुन्निसा ले गई, अजीज ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? जमीला का दिल दहल गया। कहाँ गया वो? क्या आप कोई ड्रामा स्टेज कर रही हैं मिस जमीला? और जमीला संभल गई। उसे एहसास हो गया कि वो किन लोगों से हम कलाम है। उसने अपने तासुरात में तब्दीली पैदा की और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं जनाब। फिर गुलफाम के लिए आप इस कदर परेशान क्यों हैं? आप इसे परेशानी तो नहीं कह सकते। फिर क्या मुझे इस सवाल का हक नहीं? जमीला ने कहा। ओ हाँ, बड़े की हैसियत से, शारिब ने तंज़िया अंदाज में कहा। जी हाँ, जमीला ने जवाब दिया। हक है मिस जमीला, अजीज ने गर्दन हिलाई। बस तो इसीलिए पूछ रही थी। आपको गुलफाम से कोई ज़हनी लगाव तो नहीं है मिस जमीला? यकीनन है, लेकिन गिरोह के मुफाद की हद तक। वंडरफुल, तब तो हम गलतफहमी का शिकार थे। बहरहाल वो कल वापस आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें, अजीज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जमीला टूटी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगी। उसका दिल अंदर से चीख रहा था। ना जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे बस अब गुलफाम वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ मिसेस हार्ले की बुरी हालत थी। पक्की औरत थी। जिस कारोबार को वो अपनाए हुए थी वो आम औरतों के बस की बात नहीं थी। बड़े बड़ों के पित्ते पानी होते उसके सामने। दिल के मामलात कभी की तर्क कर चुकी थी। मिस्टर हार्ले से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन फिर अपने हाथों से उनके पेट में कैंची मारकर उन्हें हलाक कर दिया, और लाश इस अंदाज में ठिकाने लगाई कि आज तक पता नहीं चल सका। ऊपर से ये इकदाम के मिस्टर हार्ले घर के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। बहरहाल इसके बाद उसने अपना कारोबार बाकायदगी से शुरू किया और इस उम्र को पहुंच गई। बड़े आला पाए के लोग उसके कब्जे में थे और आला पाए की औरतें भी। ऐसी शक्ल में खुद उसकी हैसियत एक सौदागर के अलावा और कुछ नहीं रह गई थी। लेकिन आज सूखी जमीन में ना जाने कहां से कौंपलें उभर आईं। कसूर उसका भी ना था। गुलफाम की शक्ल ही ऐसी थी कि इंसान सिहर में मुब्तला हो जाए। वो उसके सामने बैठा था और मिसेस हार्ले उसकी सूरत तक रही थी। गुलफाम के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। फिर मिसेस हार्ले ही चौंकी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। प्रिंस, उसने गुलफाम को आवाज दी और वह चौंक कर अपने अकब में देखने लगा। फिर पीछे किसी को ना पाकर उसने मिसेस हार्ले की तरफ देखा और अंदाजा करने लगा कि क्या वो उसी को मुखातिब कर रही है। मैं तुम्हें ही पुकार रही हूँ प्रिंस, मिसेस हार्ले ने प्यार भरे लहजे में कहा। जी, उसने जवाब दिया। कैसे आर्टिस्टिक हो तुम, किसी मुसव्विर का हसीन तरीन शाहकार। जिंदगी के ऐसे अनोखे रंग मैंने कभी नहीं देखे। नीलम की आंखें कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जमुर्द की आंखें किसी ने नहीं देखी होंगी। कैसा हसीन रंग है तुम्हारी आंखों का। मेरा ख्याल है दुनिया वालों ने गहरी सब्ज आंखें इससे कबल शायद ही देखी हों। जी, गुलफाम फिर उसी अंदाज में बोला।
तुम्हें देखकर जवानी की आरजू जाग उठी है प्रिंस शमशेर, लेकिन जवानी वापस नहीं आ सकती। कुछ पियोगे? हाँ, गुलफाम ने गर्दन हिला दी। खूब, क्या पियोगे? चाय, उसने सादगी से जवाब दिया और मिसेस हार्ले खिलखिलाकर हंस पड़ी। उम्दा मजाक कर लेते हो। अरे इस मैं खाने में चाय का गुजर कहाँ, कौन सी पीते हो? और गुलफाम फिर चकरा गया। कितनी बातें हैं इस दुनिया में, सब क्यों समझ में नहीं आती। अच्छा मैं ही मंगवाती हूँ, मिसेस हार्ले ने कहा और फिर उसने एक बेल दबाई जिसकी आवाज़ अंदर सुनाई दी होगी। फौरन ही दरवाज़ा खुला और 2 लड़कियां दौड़ती हुई इस तरफ आईं, लेकिन गुलफाम को देखकर वो ठिठक गईं और फिर दर हकीकत वो मिसेस हार्ले को भूल गईं। आम हालात में मिसेस हार्ले के सामने उनकी रूह फना होती थी, लेकिन उस वक्त तो रूह ही निकल गई। फना क्या चीज़ होती, वो खो गईं, हैप्नाटाइज हो गईं। दोनों गुलफाम को देख रही थी और मिसेस हार्ले के होंठों पर मुस्कुराहट उभर रही थी। कई सेकंड गुजर गए, तब मिसेस हार्ले ने उन्हें आवाज़ दी, फिरदौस, अंजुम, और वो उछल पड़ी। उनकी निगाहों में खौफ उभर आया। हमारे लिए शराब लाओ, और हाँ सुनो, ये प्रिंस शमशेर हैं, अब जाओ। और लड़कियां मरे मरे कदमों से वापस चली गईं। देखा तुमने प्रिंस? हाँ, कौन है जो तुम्हें देखकर दीवाना न हो जाए? तुम्हारी रियासत की लड़कियों का क्या हाल होगा? रियासत? गुलफाम ने आस्था से कहा। तुम इस कदर खोए खोए क्यों हो प्रिंस? तुम्हारी दुनिया में मैं दर हकीकत खो गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? गुलफाम ने पूछा। लोग मुझे मिसेस हार्ले कहते हैं, तुम चाहो तो नोएल कह लो, कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। नोएल? हाँ ठीक है, कह सकूँगा, गुलफाम ने जवाब दिया। फिर बोला, तुम भी अगर चाहो तो मुझे गुलफाम कह लो, क्योंकि मुझे यही नाम पसंद है। ये नाम उसने रखा था जो बहुत अच्छा था और जिसे उस जैसों ने ही दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुलफाम? नोएल मुस्कुराई। हाँ, कैसा मौजू नाम है। दर हकीकत तुम शहजादा गुलफाम ही लगते हो। जिसने तुम्हारा ये नाम रखा बहुत सोच समझ कर रखा। खुद तुम्हारी दुनिया के लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मिसेस हार्ले ने पूछा। मेरी दुनिया के लोग? अगर मेरी दुनिया में मेरे जैसे इंसान होते तो मैं तुम्हारी दुनिया में कभी ना आता। हसीन ज़र्रात की वो ज़मीन तुम्हारी दुनिया से कहीं बेहतर थी। क्या मतलब? मतलब बताते बताते मैं थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ ना पूछो। ना जाने तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस। मुझे सिर्फ वो जगह बता दो जहाँ सच्चाई मिल सके। मुझे उन लोगों से मिला दो जो हकीकी हों, सब के सब मसनूई लगती हैं। मेरा दिल इन बातों को कबूल नहीं करता जो उसने बताई हैं। किसने? मिसेस हार्ले हैरत से बोली। तुम खुद सोचो, हर शख्स मेरी तरह है। हर शख्स यूसुफ खान है। वो कहते हैं अगर दौलत हासिल करने के लिए किसी की जिंदगी लेना पड़े तो ले लो, सोचो मत। फिर यूसुफ खान को हलाक करने वालों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? प्रिंस? मिसेस हार्ले अहमकाना अंदाज में बोली। मैं उसकी बात नहीं मान सकता। तुम किसका जिक्र कर रहे हो प्रिंस? अजीज का। उसने मुझे ये बात बताई है। अरे कौन सी बात? उसने कहा है इस दुनिया में दौलत सबसे बड़ी शय है। गलत नहीं कहा है, लेकिन क्या वो इतनी ज़रूरी है कि इसके लिए सब कुछ करो? मगर प्रिंस, तुम्हें दौलत की क्या ज़रूरत पेश आ गई? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करूँगा। मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं किसी की गर्दन नहीं मरोड़ूंगा। गर्दन? मिसेस हार्ले ने जल्दी से अपनी गर्दन पकड़ ली। तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस? क्या नाम बताया था तुमने अपना? नोएल। मिसेस हार्ले? हाँ नोएल। वो शख्स है ना जो खुद को मेरा दोस्त कहता है, वो झूठा है। उसकी बातें मेरे दिल में नहीं उतर रही। तुम खुद सोचो, वो कहता है ये इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन किसी की ज़िंदगी लेकर दौलत हासिल करना अच्छी बात है। तो अजीज़ तुम्हें किसी प्रोग्राम के तहत यहाँ लाया है? नहीं, बस यूं ही ले आया। क्या तुम प्रिंस नहीं हो? मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ। बस तुम्हारी दुनिया के लोग मुझे तरह तरह के नाम दे रहे हैं। मैं तो सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन से आया हूँ। मेरा नाम तो गुलफाम है, और बस सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन? गुलफाम? मिसेस हार्ले उछल पड़ी। अखबारात की खबरें उसकी आंखों में फिर गईं और वो शिद्दत हैरत से उछल पड़ी। तुम वो हो तुम जिसके बारे में मशहूर है कि किसी सैयारे का बाशिंदा है? उसने हाँफते हुए कहा। हाँ, मैं वही हूँ। मगर अखबारात में तो तुम्हारी तस्वीरें छपी थी, तुम्हारी शक्ल। मैं हज़ारों शक्लें बदल सकता हूँ, मगर तुम अजीज़ के हाथों में कैसे पहुँच गई? जमीला लाई थी। मिसेस हार्ले अब किसी कदर पुरसकून हो गई। वो चालाक अजीज़ के बारे में खूब जानती थी और फिर उसके जहन की सारी गिरहें खुलती चली गईं। खतरनाक शख्स इस भोले भाले मासूम नौजवान से बहुत से फ़ायदे उठा सकता था। वो इसे दौलत हासिल करने पर आमादा कर रहा था। वाकई अजीज़ के हाथों तो बहुत बड़ी दौलत लगी थी। ये मासूम शख्स तो उसके बहुत काम आ सकता था। वेरी गुड।
गोया चालाक अजीज ये मंसूबे बना रहा है, लेकिन क्यों ना उसके मंसूबे खाक में मिलाए जाएं। ये लूट का माल तो हर एक के लिए है, फिर इसे अजीज के कब्जे में क्यों रहने दिया जाए। और मिसिज हार्ले भी किसी से कम नहीं थी। उसके जहन में सैकड़ों मंसूबे बनने लगे और फिर उसके जहन की चक्की रुक गई। मुलाजमाएं शराब ले आई। उसने 2 खूबसूरत जाम बनाए और एक गुलफाम की तरफ बढ़ा दिया। पियो मेरी जान, ये तुम्हारे जहन को सुकून देगी। लेकिन क्या मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओगे? नहीं, अब किसी को मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मुझसे ही दुश्मनी क्यों? मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मिसिज हार्ले ने कहा। तुम भी अंदर से ना जाने क्या हो। बुरी हूं तो छोड़ देना, मिसिज हार्ले ने फिर उसी अंदाज में कहा। और गुलफाम किसी हद तक ठंडा हो गया। फिर उसने मुंह बना बनाकर अपनी दास्तान दोहराई, जो इब्तदा से लेकर जमीला और फिर अजीज की बातों तक थी। मिसिज हार्ले के चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गई। कीमती इंसान अजीज के हाथों लग गया। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ये तो सोने की कान है और किस कदर बेहकीकत, कोई कीमत नहीं है इसकी। फिर क्यों ना अजीज को चक्कर दिया जाए, क्यों ना उसके मुंह से ये तरने वाला छीन लिया जाए। और इसके बाद मिसिज हार्ले का शैतानी जहन मंसूबे बनाने लगा। गुलफाम ने रंगीन शराब हलक में उंडेल ली। मुलाजिम लड़कियां दूर खड़ी उसे देख रही थीं। लड़कियां इसके लिए दीवानी हो जाती हैं। बड़े बड़े घरानों की लड़कियां और औरतें इस पर मर मिटेंगी। एक एक का इंतखाब किया जाएगा। वो तो इस पर अपनी सारी कायनात लुटाने को तैयार हो जाएंगी। फिर उनको ब्लैकमेल अलग करो, जो कुछ उनके पल्ले हो वो निकलवा लो और इसके बाद उन्हें दूसरों के सामने पेश करो। दर हकीकत इस नौजवान की शमूलियत से तो उसके कारोबार में 4 चांद लग सकती हैं। इससे कबल तो सिर्फ मर्द यहाँ आते थे, इसके बाद बेगमात भी आएंगी इस नौजवान के लिए। लेकिन चालाक औरत ने सोचा, ये हसास है, इसे काबू में करने के लिए बड़ी गहराई में जाना होगा। बहुत ही होशियारी से इसे ढप पर लाना होगा। गुलफाम को ना जाने क्या सूझी। मिसिज हार्ले ने अभी एक पैग ही लिया था। उसने बोतल खाली कर दी, लेकिन वह ऐसी मिट्टी का बना हुआ नहीं था कि शराब उस पर असर करती। तब वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और बोतल देखकर उछल पड़ी। उफ खुदाया, तुमने बोतल खाली कर दी, क्या गलती हो गई? गुलफाम ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जिंदगी हाजिर है। और मंगवाऊं? नहीं बस, गुलफाम ने कहा। इसे पीने से नशा हो जाता है। नशा? गुलफाम ने एक और नया लफ्ज़ सुना। पहले कभी पी है? ये नहीं। फिर क्या पिया है? चाय, गुलफाम ने जवाब दिया। और मिसिज हार्ले खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुदा की कसम, तू बूढ़ों को जवान करने की कुदरत रखता है। मुझे खदशा है कि मैं बहक ना जाऊं, वो आहिस्ता से बोली। गुलफाम ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रहा था। मिसिज हार्ले का जहन तेजी से काम कर रहा था। उसने जहन में एक प्रोग्राम तरतीब दिया और फिर बड़ी अफसुर्दगी से बोली, अफसोस गुलफाम, तुमने अपनी दुनिया छोड़ी तो कैसी उलझनों में फंस गई। हाँ, मुझे इसका एहसास नहीं था। फिर अब तुमने क्या फैसला किया? इन तमाम बातों के बावजूद मैं अभी इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ हूँ, गुलफाम ने जवाब दिया। काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकती कि अभी दुनिया इंसानों से खाली नहीं है। नहीं, यहाँ के लोगों को देखकर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया है। किस बात का? चूंकि यहाँ के लोग मुतजाद हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अच्छे, सिर्फ अच्छे लोग जरूर छुपे हुए होंगे। बेशक, मिसिज हार्ले ने गर्दन हिला दी। और मैं उनकी तलाश जारी रखूंगा। एक बात कहूँ गुलफाम? कहें नोएल, अगर तुम पसंद करो तो गुलफाम, मैं भी इस दुनिया के आम इंसानों की मानिंद हूँ। मुमकिन है मैं अच्छी इंसान ना हूँ, लेकिन एक वादा मैं तुमसे कर सकती हूँ। मैं अच्छे इंसानों की तलाश में तुम्हारी मदद करूँगी। किस तरह? तुम उन्हें तलाश करोगे, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल ना दूंगी। और जब तुम्हें तुम्हारी पसंद के लोग मिल जाएं, तुम यहाँ से चले जाना। यहाँ मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम मेरे दोस्त की हैसियत से रहोगे। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। और गुलफाम किसी सोच में गुम हो गया। कई मिनट के बाद उसने गर्दन उठाई और बोला, तुम्हारी पेशकश अच्छी है नोएल। मुमकिन है वो अच्छी इंसान तुम ही निकल आओ। काश ऐसा हो सके। अगर ऐसा हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। लेकिन क्या अजीज तुम्हें मेरे पास रहने देगा? क्यों? वो क्यों नहीं रहने देगा? तुम अभी इस दुनिया के इंसानों से नावाकिफ हो गुलफाम। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अजीज तुमसे कोई गर्ज नहीं रखता? क्या उसने तुम्हें जो सबक दिया है उसमें उसका मुफाद नहीं है? मुफाद? उसका क्या मुफाद है? उसने तुम्हें दौलत हासिल करने पर उकसाया है। क्या वो तुम्हारे जरिया दौलत नहीं हासिल करना चाहता? मुमकिन है। ऐसी सूरत में अगर तुम उसके हाथ से निकल गए तो क्या उसकी आरजुएं अधूरी नहीं रह जाएंगी? हाँ, वो आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा गुलफाम, मगर मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें नहीं तो वह मुझे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तुम्हें? हाँ, वो सोचेगा कि मैंने ही तुम्हें ऐसी बातें बताई होंगी। फिर मैं क्या करूं?
तुम खुद ज़हीन हो, अब तो इस दुनिया को काफ़ी हद तक तुमने समझ लिया है। तुम खुद सोचो। मैं सोचूं? मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी शक्ल ही बदल लूँ, वो मुझे नहीं पहचान सकेगा। गुलफाम ने तजवीज़ पेश की और मिसिज हार्ले उछल पड़ी। वंडरफुल, मैं न कहती थी कि तुम बेहद हसीन हो, लेकिन तुम शक्ल कैसे तब्दील करोगे? इसके लिए तुम्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी? वो कौन है? गुलफाम ने क्यारियों पर काम करते हुए माली की तरफ इशारा किया। माली है? क्यों? उसे बुलाओ, गुलफाम ने कहा और मिसिज हार्ले ने बेल बटन दबा दिया। फिर मुलाजमा से उसने माली को बुलाने के लिए कहा और माली उसके पास पहुंच गया। गुलफाम उसे गौर से देखने लगा, फिर उसने कहा जाओ, और माली चला गया। तब गुलफाम के चेहरे पर रद्दअमल होने लगा और चंद लम्हात के बाद वो माली की शक्ल में तब्दील हो गया। मिसिज हार्ले उछल पड़ी। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। अरे मेरे खुदा, ये कैसे हो गया? कोई ख़ास बात नहीं, मेरे अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। मैं अपने बदन को मुंतशिर कर सकता हूँ, मैं किसी के खदोखाल अपने चेहरे पर मुंतकिल कर सकता हूँ। मुझे इल्म है कि तुम लोगों के लिए ये बातें हैरत अंगेज हैं। खुदा की पनाह, अजीज़ की तो सचमुच लॉटरी निकल आई थी, मिसिज हार्ले आहिस्ता से बोली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वापस अपनी शक्ल में आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, गुलफाम ने कहा, और फिर उसके मसनूई खदोखाल मुंतशिर होने लगे और इस बार जो शक्ल बनी वो गुलफाम की असली शक्ल थी। मेरे खुदा, ये भी शक्ल बदली हुई है। ये तो तुम्हारी पहली शक्ल है गुलफाम। मेरी असली शक्ल यही है। हाँ, अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें भी तो छपी थी, वो वाजे नहीं थी, और दूसरी शक्ल वो मैंने अजीज़ के कहने से इख्तियार की। किस तरह? क्या उसने तुम्हें इस शक्ल का कोई इंसान दिखाया था? नहीं, उसने मुझे तस्वीर दी थी। कैसी अनोखी बात है, सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन गुलफाम, क्या तुम अब फिर वही तस्वीर वाली शक्ल इख्तियार कर सकते हो या ये मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बस मेरे जहन में हो, मैं उसे इख्तियार कर सकता हूँ। तो तुम अपनी पहली शक्ल में आ जाओ। और गुलफाम ने मिसेस हार्ले के कहने पर अमल किया। चंद मिनट के बाद वो उसी हालत में था जिसमें मिसेस हार्ले के सामने आया। तुम इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हो। आओ गुलफाम, अब मैं तुम्हें अपनी लड़कियों से मिलाऊं। सुनो, तुम जिस लड़की को पसंद करो उसे अपना सकते हो। यहाँ तुम जिस तरह चाहो जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हें हर तरह की आज़ादी है। अब मैं अजीज़ के पास नहीं जाऊँगा। तुम उसे पहचानने से भी इनकार कर दोगे, और फिर अगर उसने ज़्यादा गड़बड़ की तो खुद ही नुकसान उठाएगा। आओ, मिसेस हार्ले ने कहा, और वह उसे लेकर अंदर चल पड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? शैली ने उसके पैरों के नज़दीक बैठते हुए पूछा। प्रिंस शमशेर, उसने जवाब दिया। शक्ल सूरत से शहजादे ही नजर आते हो, लेकिन भोले आदमी यहाँ क्यों आ गए? क्यों? ये जगह अच्छी नहीं। क्यों? मिसेस हार्ले अच्छी औरत नहीं है? क्या बताऊं, तुम इतने प्यारे हो, इतने मासूम हो। क्या तुम किसी लड़की के नज़दीक पहली बार आए हो? शैली ने पूछा। वो मिसेस हार्ले की लड़कियों में सबसे हसीन लड़की थी, सबसे ज़्यादा पुरकशिश। हफ्ते में एक आध बार ही कोई उस तक पहुंच पाता। मिसेस हार्ले उसे शहजादियों की तरह ही रखती। मिसेस हार्ले, कौन आ गया? आज तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, उसने नखरे से कहा। फजूल बातों से परहेज करो, क्या मैं तुम्हें बिला वजह बुलाती हूँ? मैं समझ गई, कौन होगा? शैली ने कहा। कौन? मिसेस हार्ले ने सवालिया अंदाज में पूछा। अहमद अब्दुल करीम, ये उसके आने के दिन है, जाकर देख लो। और हाँ सुनो, अगर उसके पास रुकने को दिल ना चाहे तो तुम वापस जा सकती हो। क्या मतलब? मुझे फ़ोन पर इतला देना, मिसेस हार्ले ने कहा और एक तरफ चली गई। शैली ने शाने हिलाए और अपने मखसूस कमरे की तरफ गई। ये कमरा भी इंतहाई अहम लोगों के लिए खोला जाता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उस सोफे की पुश्त उसकी तरफ थी जिस पर किसी का सर नजर आ रहा था। बालों की सुर्खी माइल सुनहरी रंग को देखकर शैली ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। बाल तो दर हकीकत बहुत खूबसूरत थे और बहुत हसीन बने हुए थे। वो आहिस्ता से खंकारी और सोफे पर बैठा हुआ शख्स उछलकर खड़ा हो गया। शैली ने उसकी शक्ल देखी और उसके होंठों की पुरगुरूर मुस्कुराहट गुम हो गई। अमूमन लोग उसके हुस्न से मशहूर हो जाते, लेकिन शैली को मालूम न हुआ कि मशहूर लोगों की क्या कैफियत होती है। आज वह खुद उनमें शामिल थी। गहरी सब्ज आंखें उसे मासूमियत से देख रही थी। शैली कई मिनट तक सकते के आलम में खड़ी रही। फिर वो आगे बढ़ी और नौजवान के करीब पहुंच गई। इंसान था या पत्थर का तराशा हुआ बुत? एक रिवायती बुत, हुस्न जमाल का मुजस्मा, कुदरत की मुकम्मल सनाई का सबूत। किसी एक इंसान में इस बेपनाह हुस्न का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हेलो, उसकी आवाज़ उभरी। वो चौंक पड़ी। हेलो, माफ़ कीजिएगा, वो नोएल कह गई थी कि मैं यहाँ आराम करूँ, उसने कहा। जुबान उर्दू ज़रूर थी लेकिन लहजा अजीब सा था। ज़रूर आराम करे जनाब, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? शैली वापस आ गई। बहरहाल वो नौजवान पर फिदा हो गई। वो नौजवान का हाथ पकड़कर मसहरी तक ले आई और फिर उसने उससे बैठने की दरख्वास्त की।
सहमा सहमा सा नौजवान बैठ गया। तब उसने नौजवान से उसका नाम पूछा। नौजवान उसके सवाल पर खामोश रहा। जवाब दो, क्या तुम किसी लड़की के पास पहली बार आए हो? नहीं, उसने जवाब दिया। और लड़कियां भी तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी हैं? हाँ। कौन थी वो? इरफाना गजाला जमीला, उसने जवाब दिया। फिर इतने मासूम क्यों बन रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, बराहे करम मुझसे कुछ ना पूछो, उसने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। तुम कुछ परेशान हो? हाँ। क्यों? ना जाने क्यों परेशान हूँ, मैं नहीं जानता। शायद तुम्हारी दुनिया अब पूरी तरह मेरी समझ में आ गई है। शायद मैं तुम सबको समझ गया हूँ। अनोखे होते हो तुम लोग, तुम सबकी फितरत यकसा होती है। तुम सब नए नए तरीके अपनाते हो, शायद उनके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलता। शैली उसे गौर से देखती रही। तुम उलझे हुए हो? हाँ। तो आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। सुकून? हाँ, तुम्हें सुकून की ज़रूरत है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ प्रिंस? हो, उसने मुख्तसिर कहा। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लगती हो। तो आओ अपना वजूद भूल जाओ, खुद को मुझ में गुम कर दो। वो उसके बालों को उंगलियों से सहला रही थी और उसकी तरफ से किसी तहरीक की मुंतजिर थी। लेकिन काफ़ी देर गुजर गई। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। तब शैली थोड़ी सी झुंझला गई। उसने आहिस्ता से उसका सर सीने से हटा दिया और फिर उसकी तरफ देखा। वो सो रहा था, गहरी नींद। बेपनाह मासूमियत थी उसके चेहरे पर, अजीब सा तकद्दुस था। शैली की झिल्लाहट खत्म हो गई। तब उसने उसके चमकदार बदन को नज़रअंदाज कर दिया। अब उसके दिल में एक और जज्बा उभर आया। उसने दोबारा उसका सर अपने सीने पर रख दिया और पूरी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह की रोशनी नमूदार होते ही उसने उसे जगा दिया, प्रिंस शमशेर। और वो जाग उठा और उसने बेरिया आंखों से उसे देखा। जागो प्रिंस, शैली मुस्कुराती हुई बोली। जागूं? उसने पूछा। हाँ। शैली फिर मुस्कुराई और वो उठकर बैठ गया। सुबह हो गई, शैली ने कहा। अरे हाँ, सुबह हो गई। खूब गहरी नींद सोए तुम तो? हाँ, उसने बेनियाजी से कहा। बाथरूम नहीं जाओगे? जाऊंगा, उसने कहा और उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। अरे अपना लिबास तो ले लो, अजीब इंसान हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और वह रुक गया। शैली ने उसका लिबास उठाकर उसे दिया और वो बाथरूम में दाखिल हो गया। शैली हैरान निगाहों से उसे देख रही थी। क्या ये शख्स पागल है? बच्चों की तरह मासूम, हर बात से बेनियाज, परेशान सा, उलझा उलझा सा। कौन है ये? और मिसेज हार्ले से क्या चाहती है? वो लिबास पहनकर बाहर निकल आया और शैली भी बाथरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद वो भी तैयार थी। उसी वक्त मिसेज हार्ले ने बाहर से आवाज़ दी। मैं आ जाऊं? आइए मिसेज हार्ले, शैली ने कहा और मिसेज हार्ले अंदर आ गई। हेलो प्रिंस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, वो बोला। आप खुश हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। वेरी गुड, शैली तुम्हें इनाम मिलेगा, उसने शैली की तरफ देखकर कहा। शुक्रिया मादाम, शैली ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेज हार्ले के इनामात काफ़ी बड़े होते थे। शैली, अब तुम्हें एक काम करना है। यस मादाम। तुम मिस्टर शमशेर को लेकर ऊपरी मंजिल में चली जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खास एतमाद कर रही हूँ और वो बता रही हूँ जो हम तीनों के दरमियान रहेगा। यस मादाम। प्रिंस शमशेर को दूसरों की निगाहों में नहीं आना चाहिए, ये सबसे अलग थलग रहेंगे। तुम पहले प्रिंस को नाश्ता कराओ, उसके बाद मुझसे खसूसी हदायत ले लेना। जो हुक्म मादाम। बस जाओ, अकबी रास्ते से ऊपर चली जाओ। नाश्ते के बाद मेरी तरफ आ जाना। प्रिंस से ऊपर ठहरने की दरख्वास्त करना। ओके मादाम, शैली ने कहा और फिर मिसेज हार्ले बाहर निकल गई। शैली ने गहरी सांस ली और फिर बोली, आओ प्रिंस। और वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। शैली उसे ऊपर ले गई और फिर एक और खूबसूरत कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है प्रिंस। क्यों? उसने जलती हुई निगाहों से शैली को देखा। तुम आखिर हो क्या चीज़? किसे किसे बताता फिरूं? सुनो, अब मैं किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। उसका गुस्सा भी बच्चों की मानिंद था। शैली को हंसी आ गई। मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं, उसने जवाब दिया। शैली गर्दन हिलाने लगी। फिर चंद मिनट खामोश रहने के बाद उसने कहा, अच्छा एक बात तो बता दो, ये गजाला, इरफाना और जमीला कौन थी? लड़कियां। अच्छा मैं नाश्ता मंगवाऊं? फिर मिसेज हार्ले की बात पर अमल करना है, उसने कहा और बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो दोनों नाश्ता कर रहे थे। शैली उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। फिर नाश्ते से फारिग होकर उसने कहा, अच्छा इजाज़त दो, ना जाने मिसेज हार्ले का क्या प्रोग्राम है, मैं उससे मिल लूँ, तुम यहीं आराम करो। और उसने गर्दन हिला दी। तब शैली वहाँ से बाहर निकल आई और मिसेज हार्ले को तलाश करती हुई उसके कमरे में पहुँच गई, जहाँ मिसेज हार्ले एक सोफे में दराज सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रही थी। शैली, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें मेरे सवालात अजीब लगेंगे। तुम इस जिंदगी से मुतमईन हो? क्या मतलब मिसेज हार्ले? तुम्हें मौजूदा हालात में किसी किस्म की शिकायत तो नहीं है? नहीं मादाम, आपने मेरे ऊपर जो एहसानात किए हैं उनसे तो हमेशा मेरी गर्दन झुकी रहेगी। शिकायत का क्या सवाल है? शुक्रिया शैली, मेरा प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन अभी यहाँ बैठे बैठे मैंने प्रोग्राम बदला है।
मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मुकम्मल तफसील तो नहीं बताऊंगी, सिर्फ चंद बातें या चंद हदायत जिन पर तुम्हें अमल करना होगा। जो हुक्म दे मादाम। उस नौजवान के बारे में क्या राय है? प्रिंस शमशेर? हाँ, अनोखा इंसान है, बेहद अनोखा। मैंने पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत और अनोखा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे साथ उसका क्या सलूक रहा? अनोखा? क्या मतलब? ऐसा लगता है मादाम जैसे वो छोटी उम्र का बच्चा हो। क्या मतलब? बस वो सारी रात मेरे सीने पर सर रखे सोता रहा। ओह, गोया? नहीं मादाम, वो बिल्कुल मासूम है, वाकई अजीब है। लेकिन शैली, वो हमारे लिए बड़ा कारआमद है। किस तरह? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम्हें चंद ज़रूरी बातें बता दूं। मेरे पास इसे अजीज़ लाया था। अजीज़ नागी गिरोह से तुम बखूबी वाकिफ़ हो। ओह हाँ, शैली ने आहिस्ता से कहा। आज वो इसे वापस लेने आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब वो अजीज़ के हाथ ना जाए। तफसील मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। यूं समझ लो, अगर तुमने उसे मानूस कर लिया तो फिर शायद मुझे बताने की ज़रूरत ही पेश ना आए। सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये नौजवान चेहरा बदल लेता है। मैं इसे चेहरा बदल लेने की दरख्वास्त करूंगी। बात सिर्फ ये है कि अजीज़ मुतमईन नहीं होगा। वो इसे जगह जगह तलाश करेगा। मुमकिन है तुम्हारे पास भी जा पहुंचे। उस वक्त तुम निभा लेना जो हुक्म मादाम। खौफजदा हो? हरगिज़ नहीं। मैं अब खौफ के स्टेज से निकल गई हूँ। ऐसी हिम्मत की बातों से मुझे दिली मुसर्रत होती है। मैं अपनी लड़कियों को इतना ही नडर देखना चाहती हूँ। अब तुम आ जाओ, हम उसके पास चलें, मिसेज हार्ले ने कहा और दोनों ऊपरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। गुलफाम सारी दुनिया से बेनियाज एक आराम कुर्सी में दराज था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। प्रिंस, मिसेज हार्ले ने उसे मुखातिब किया। कैसे हो प्रिंस? ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? तुमने अपना इरादा तो नहीं बदला? कौन सा इरादा? अजीज के साथ तो नहीं जाओगे? नहीं। वेरी गुड। मजबूत इरादों के लोग अजीम होते हैं। प्रिंस, अजीज उन लोगों में से नहीं है जिनसे सिर्फ मना कर देने से काम चल जाए। मैं समझ रहा हूँ नोएल, और तुम भी सुनो। मैं बड़े रंज से कह रहा हूँ कि अपनी दुनिया से मैं यहाँ सिर्फ मोहब्बत की तलाश में आया। मैं वहाँ तन्हा था, मेरे जैसा कोई नहीं था। मैं आज भी उस तन्हाई में जाने के तसव्वुर से खौफजदा हूँ। मैं इस दुनिया से काफ़ी बददिल हो गया हूँ, लेकिन मैं सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन पर वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ तन्हाई है। हाँ, मुझे तुम्हारी इस पूरी दुनिया में एक भी साथी ऐसा मिल गया जो ज़र्रात की मासूम ज़मीन पर मेरी मानंद हो, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा, और इसके बाद मैं कभी तुम्हारी दुनिया का रुख नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त तक मैं यहाँ ज़रूर रहूँगा जब तक मुझे मेरा मतलूबा इंसान ना मिल जाए। तुम समझ रही हो? शायद। मैं अब तुम्हें समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी दुनिया को समझ लिया है। तो सुनो नोएल, तुम अजीज़ की बात कर रही हो। मुमकिन है तुम्हारी निगाह में वो बहुत कुछ हो, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तस्लीम करती हूँ प्रिंस, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, ये तशवीश की बात है। तब तुम क्या चाहती हो? तुम शैली के साथ चली जाओ इसके मकान पर, वहाँ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन पाबंद नहीं। हाँ, तुम पाबंद नहीं हो प्रिंस। मैं तुमसे मिलती रहूँगी। फ़िलहाल सिर्फ अजीज़ का ख़तरा टालना है, ठीक है? और तुम सूरत बदल लो ताकि तुम्हें पहचाना ना जा सके, ठीक है? वो शख्स कैसा है जो तुम्हारे बाग को दुरुस्त करता है? फ़िलहाल वही सही। गुलफाम ने कहा, और फिर वो उसकी शक्ल को याद करने लगा और उसके खदोखाल बदलने का अमल शुरू हो गया। शैली अभी तक कुछ नहीं समझी थी, लेकिन अचानक उसकी निगाह गुलफाम के चेहरे की तरफ उठी और वो उछल पड़ी। ये अनोखा मेकअप उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जो खुद ब खुद हो गया। अरे ये उसने शदीद हैरत से कहा। वो कई कदम पीछे हट गई। प्रिंस बहुत सी हैरत अंगेज खुसूसियात के मालिक हैं। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा, मिसेज हार्ले ने कहा। अब तुम इन्हें साथ ले जाओ, और हाँ, मैं प्रिंस से वादा कर चुकी हूँ कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। शैली ने गर्दन हिला दी और फिर वो गुलफाम के साथ आहिस्ता कदमों से बाहर निकल गई। मिसेज हार्ले ने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल हो रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया और एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मिस्टर अजीज से बात करनी है। मैं मिसेज हार्ले बोल रही हूँ। मैं बुलाती हूँ मादाम, बराहे करम होल्ड करें। ठीक है, मिसेज हार्ले ने कहा और इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद दूसरी तरफ से अजीज़ की आवाज़ सुनाई दी। हेलो अजीज़, मिसेज हार्ले ने पूछा। बोल रहा हूँ मादाम। क्या प्रिंस शमशेर तुम्हारे पास पहुँच गया? क्या मतलब? अजीज़ की धार सुनाई दी। अजीब अहमक नौजवान है। पहले ये बताओ पहुँचा या नहीं? नहीं, लेकिन भाई वो यहाँ से गायब है। बहुत ही अजीब इंसान था। किसी तफरीह में उसने हिस्सा नहीं लिया। सुबह को मैंने उसे नाश्ते के लिए तलब किया तो मुलाजमा ने बताया कि वो मौजूद ही नहीं। ओह, अजीज़ की आवाज़ गुराहटों में बदल गई। ये अच्छा नहीं हुआ मादाम, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या मतलब है इस बात का? और तुम्हारी आवाज़ कैसी है? आपने मुझसे ताउन नहीं किया। अजीज़ उसी अंदाज में बोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या मैं उसकी रखवाली करने की भी पाबंद थी? मिसेज हार्ले ने बिगड़े हुए लहजे में कहा।
मैं आ रहा हूँ, बराह करम मेरा इंतज़ार करें। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया और मिसेज हार्ले के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने भी रिसीवर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उसने अपने एक खादिम मिस्टर सलाम को बुलाया और उसे कहने लगी, मिस्टर सलाम, क्या तुमने कभी नागी गिरोह का नाम सुना है? नॉयल की बात पर सलाम उछल पड़ा, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नहीं मादाम नहीं, आप मुझसे मजाक नहीं कर सकती। भला आपको नागी गिरोह वालों से क्या वास्ता? ये अड्डा सारी दुनिया की खिदमत कर रहा है मिस्टर सलाम, और नागी गिरोह वाले हमारे शहर और मुल्क में सरगर्म अमल हैं। लेकिन मादाम, वो तो बहुत खतरनाक हैं। तो क्या मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ महज तफरी के लिए बुलाया है? मिसेज हार्ले कटीले लहजे में बोली। मैं समझ गया मादाम, जरूर कोई खास बात है। तुम अब भी नहीं समझे मिस्टर सलाम। क्या तुम गिरोह के अहम मेंबरों से वाकिफ हो? जी हाँ मादाम। उस गिरोह में मिस्टर अजीज, शारिब, मिस जमीला और कई दूसरे लोग मौजूद हैं। मुझे तुम्हारी इस बात से खुशी हुई है। तुम्हारी इतला दुरुस्त है मिस्टर सलाम। वो मिस्टर अजीज कल एक नौजवान को यहाँ छोड़ गए थे। उसका नाम प्रिंस शमशेर खां बताया गया। वो बेवकूफ़ शहजादा रात को किसी वक्त यहाँ से चला गया। थोड़ी देर पहले जब मैंने मिस्टर अजीज को फ़ोन पर प्रिंस के बारे में बताया तो मिस्टर अजीज ने मुबहम तौर पर हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और अल्फाज के पर्दों में उसने नताइज की धमकी दी है। शायद इसीलिए मादाम कुछ बेसकून सी नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके ये खादिम आखिर किस दिन के लिए हैं? वो बोला। मिस्टर सलाम, मैंने इस मौके के लिए एक ख़ास मंसूबा बनाया है। और फिर वह खुसर फुसर के अंदाज में सलाम को उस मंसूबे के जुजियात बताने लगी। सलाम के चेहरे पर रफ्ता रफ्ता हैरत के बादल छा गए। वाकई मादाम, आपकी जहानत को कौन पहुंच सकता है? आपको इस मुल्क का बेहतरीन दिमाग कहा जा सकता है। वो बोला। शहर के पुरसुकून और मालदार शहरियों के रिहायशी इलाके में, जहाँ ट्रैफिक का शोर ना होने के बराबर था, एक आलीशान कोठी के कमरे में उस वक्त कई लोग जमा थे। उनमें एक नौजवान लड़की भी थी। उनके चेहरे बुझे बुझे थे और गुस्सा और फिक्र तरद्दुद नुमाया था। अलबत्ता लड़की के चेहरे पर मलाल छाया हुआ था। मेरा ख्याल है अब कार्रवाई बाकायदा शुरू कर दी जाए। शारिब ने साथियों की तरफ देखा। मिस्टर अजीज, आपका क्या ख्याल है? गालिबन कोरम तो पूरा हो चुका है, उनके साथी राजू ने कहा, और अजीज चौंक कर अपने साथियों को देखने लगा। ये कुल 9 अफराद थे। नागी गिरोह के तकरीबन तमाम बड़े जमा थे। अजीज ने इब्तदा की, मादाम हार्ले से मुझे यही तवक्को थी कि वो हमारा प्रोग्राम चौपट कर देगी। शारिब ने अपना सिगार सुलगाते हुए अजीज को मुखातिब किया। मिस्टर अजीज, आपको याद होगा कि मैंने आपके इस ख्याल से इत्तफाक नहीं किया था। शारिब की बात पर बाकी अरकान ने पहलू बदला और अजीज ने सबको घूर कर देखा। अजीज को अपनी पोजीशन साफ करनी थी। वो जल्दी से बोला, मिस्टर शारिब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आपने महज सरसरी तौर पर यह राय उस वक्त दी थी जब मैंने अपनी बातों से गुलफाम को पूरी तरह दोस्त बना लिया। इसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि आपने गुलफाम को मिसेज हार्ले के सपुर्द करने के ख्याल की तरदीद नहीं की, लेकिन मैंने तो की थी मिस्टर अजीज। मिस जमीला अचानक बोल उठी, और मुझे अफसोस है कि यह सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। क्या मतलब? कई लोगों ने एक साथ मिस जमीला की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अजीज का चेहरा लटक गया। मतलब यही है कि मुझसे इस सिलसिले में मशवरा नहीं लिया गया। अलबत्ता मैंने गुलफाम को घर से बाहर ले जाने की तायद नहीं की, और शायद उसी दिन इसीलिए सोगवार जमीला अपना जुमला पूरा न कर सकी। उसका दिल भर आया। उस दिन क्या हुआ था मिस जमीला, साफ साफ बताओ। राजू कदरे गुस्से से बोला। उस दिन जब मैं मिस्टर अजीज और मिस्टर शारिब के साथ गुलफाम को लेकर बाहर जाने के लिए आई तो मुझे साफ तौर पर मना कर दिया गया। हालांकि इससे पहले कुछ नहीं कहा गया और मैं गुलफाम के साथ तैयार हुई। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ऐन वक्त पर रोक दिया गया। बिल्कुल, मिस जमीला सर्द लहजे में बोली। गालिबन इन लोगों ने अचानक कोई नया प्रोग्राम बनाया और उसकी किसी को हवा भी नहीं लगने दी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। हालांकि गुलफाम को तनवीर के घर से मैं ही लाई थी। ये तो मेंबर के हक पर डाका जनी है। राजू मुश्तिल हो गया। काबिल मजम्मत है। कई आवाज़ों ने बैक वक्त कहा, पुरसुकून रहो दोस्तों। अचानक शारिब ने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन एक मेंबर की गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। अचानक लगातार फायर होने लगे और एकदम भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में जमीला के हाथ पर भी जख्म आया, मगर वो बच निकली और एक दूसरे कमरे में बंद हो गई। चंद मिनट के बाद कमरे में 5 लाशें पड़ी थीं। मिस्टर अजीज और उसके 3 साथी बिलाखिर कामयाब हो गए। राजू मिस्टर अजीज की गोली से हलाक हो गया। मिस्टर अजीज के हुक्म पर फिलफौर लाशों को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया गया। 2 घंटे बाद एक फॉक्स वैगन कोठी से निकलकर सड़क पर आई और तेजी से चौड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी। मेरा ख्याल है मिसेज हार्ले मुजाहमत करेगी, मिस्टर अजीज के करीब बैठे हुए शख्स ने कहा। मिस्टर इंसार, आपका ख्याल वजनी है, लेकिन मिसेज हार्ले जानती है कि हम उसके कारोबार से वाकिफ़ हैं और फिर वो हमारी ताकत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है।
इस बार दूसरे शख्स ने अकबी नशिस्त से कदरे उछक कर कहा, ऐसा ना हो कि अय्यार औरत कोई खतरनाक चाल चल जाए। दोनों सूरतों में खतरा है साथियों। मिस्टर अजीज ने तबसरा किया, फिर रफ्तार बढ़ाकर बोला, हर कीमत पर हमें गुलफाम को हासिल करना है या उसके बारे में पता दरियाफ्त करना है। दूसरी सूरत में मादाम का पत्ता साफ कर दिया जाए, लेकिन इस तरह वो सैयारे की अजीबोगरीब मखलूक तो नहीं मिल सकेगी। मैंने कुछ और तरीकों पर भी गौर किया है, लेकिन वहां की सूरत हाल देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। मिस्टर अजीज की बात पर वो सब खामोश हो गए। अब फॉक्स वैगन उस इलाके में दाखिल हो गई जहां गुज़िश्ता रोज मिस्टर अजीज और शारिब गुलफाम के साथ आए, मगर आज तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। शारिब हलाक हो चुका था, गिरोह के आधे से ज्यादा मेंबर मारे जा चुके थे। यूं तो मिस्टर अजीज ने मुख्तसिर झड़प में कामयाबी हासिल कर ली, मगर वह सोच रहा था कि गुलफाम हाथ आया तो हर तरफ तारीकी तारीकी फैल जाएगी। जमीला बच निकली थी और ये बात अजीज के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। वो अगर उजलत में ना होता तो उसका काम तमाम कर देता। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने गेट खोला और जब कार अंदर दाखिल हुई तो दूर लॉन पर चहलकदमी करती हुई मिसेज हार्ले तेजी से अंदरूनी इमारत में चली गई। आइए मिस्टर अजीज, मैं आपकी ही मुंतजिर थी। नॉयल ने चारों को सोफों पर बैठने का इशारा किया, फिर एक मुलाजिम से ज़ियाफत का सामान लाने की हदायत करने लगी। ड्राइंग रूम के शाना ठाट बाट से मिस्टर अजीज और उसके साथी मुतहय्यर रह गए। ये बड़ा कमरा कई कमरों के दरमियान था और बराबर वाले कमरों में आने जाने के लिए अंदरूनी दरवाजे नजर आ रहे थे। हम यहाँ दिल बहलाने नहीं आए हैं मादाम, अजीज का लहजा बदला हुआ था। सिर्फ इतना बता दो कि प्रिंस को कहाँ छुपाया गया है। मैं प्रिंस के बारे में पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे उस दास्तान पर अब तक यकीन नहीं आया, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। उसने शाने उचकाए। तुम शायद इस पुरसुकून जन्नत का सुकून बर्बाद करना पसंद नहीं करोगी। अजीज की धमकी पर मिसेज हार्ले ने मज़ाक़खेज़ नजरों से उसकी तरफ देखा। उसी वक्त 3 मुलाजिम जो पूरे यूनिफॉर्म में थे खाने पीने की ट्रॉलियां लिए हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। गुफ्तगू चंद लम्हों के लिए रुक गई। उन्होंने सामान मेज पर लगा दिया और अदब से दीवार के करीब खड़े हो गए। नॉयल इत्मीनान से चाय बनाती रही और मिस्टर अजीज बार बार पहलू बदलता रहा। तो क्या वाकई प्रिंस के मामले में तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी मिसेज हार्ले? अजीज ने उसे मुखातिब किया। बात यह है मिस्टर अजीज कि मैंने यहाँ कोई पागल खाना नहीं खोला है कि लोगों के दिमाग का इलाज करूँ। वो अगर पागल ना होता तो यहाँ से बाहर कदम रखने का तस्वुर भी ना करता, मगर वो किसी अय्यार औरत के बहकाने से कहीं रूपोश तो हो सकता है। क्या ख्याल है, क्या ये दुरुस्त नहीं? क्या मतलब है मिस्टर अजीज? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? यही कि फौरन प्रिंस शमशेर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं। और फिर वो सफ़ेद ज़र्रात की सरजमीन का अजीबोगरीब आदमी भला मेरे और तुम्हारे किस काम का? जब वो पुलिस वालों को चकमा दे सकता है तो मैं और तुम? बकवास मत करो मादाम। अजीज ने पिस्तौल निकाल लिया। वो चारों एकदम खड़े हो गए, लेकिन मादाम सुकून से बैठी रही। उसके चेहरे पर किसी किस्म के खौफ और हरास का शायबा तक ना था। 1 मिनट का आखिरी मौका और देता हूँ, गुलफाम का पता बता दो वरना गोली मार दूंगा। अजीज धाड़ा। इसी दौरान अंदरूनी दरवाजों से कई आदमी अंदर आ गए। उन सबके पास पिस्तौल थे और जब मिस्टर अजीज और उसके साथियों ने मुड़कर देखा तो वो चारों तरफ से घिर चुके थे। सदर दरवाजे पर खड़े हुए तीनों मुलाजमों ने भी पिस्तौलों के रुख उन्हीं लोगों की तरफ कर दिए। मैं डीएसपी अहमद कमाल तुम्हें मुतअद्दिद डाकों और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, एक शख्स ने कहा और उसके साथियों ने फिलफौर उन्हें गैर मुसल्लह करके हथकड़ियां डाल दी। गुलफाम टैक्सी से उतरकर शैली के साथ उसके मकान में निहायत बेदिली के साथ दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी और अफसरदगी तारी थी। शैली बेहद खुश थी और अपने घर वालों के बारे में बता रही थी। उसकी एक नाबीना बूढ़ी माँ इसी मकान के एक कमरे में जिंदगी के दिन गिन रही थी। छोटी बहन जो बीए कर चुकी थी और एमए की तालबा थी। एक कमरे में गुलफाम को कुर्सी पर बिठाकर शैली उसके सामने बैठ गई। कैसा है मेरा मकान, तुम्हें पसंद आया? ठीक है, यूसुफ खान के मकान से बड़ा है, लेकिन इरफान और गजाला के मकान से बहुत छोटा। मैं एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन वो नॉयल का मकान वो तो बहुत बड़ा है और तुम तो वहाँ रहती हो ना? रहती थी प्रिंस, अब नहीं। वो खुश होकर बोली, अब हम यहाँ रहा करेंगे। यहाँ तुम्हें हर वक्त मोहब्बत और खुशी ही मिलेगी। मोहब्बत? गुलफाम फीकी हंसी हंसकर बोला, काश सब्ज सैयारे के बाशिंदे मोहब्बत और सुकून दे सकें। तो क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अम्मा से तुम्हें मिलवाऊंगी, वो भी और जूली भी, सब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपने स्यारे को भूल जाओगे और यहाँ से जाने का नाम ना लोगे। इरफान और गजाला भी यही कहा करती थी। ये इरफान और गजाला कौन थी? तनवीर की बेटी इरफाना और प्रोफेसर वहीद अख्तर की बेटी गजाला। तुम्हारी तरह वो भी बहुत अच्छी थी। शैली को गुलफाम का आखिरी जुमला पसंद आया। वो उठकर बोली, आओ मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊं। जब वो दोनों एक कमरे में शैली की अंधी माँ से मुलाकात करके वापस आए तो गुलफाम ने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक रेशमी फूलदार गाउन पहने बैठी हुई थी। उसके हाथों में किताबें नजर आ रही थीं।
ये मेरी बहन जूली है प्रिंस, और जूली ये प्रिंस शमशेर खान है। शैली ने गुलफाम का तारुफ कराया। जूली उसे देखते ही रह गई। फिर वो जल्दी से गुलफाम को लेकर अपने कमरे में चली आई। फोन की घंटी बजी तो शैली ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। उस तरफ से मिसेज हार्ले बोल रही थी, मिस्टर अजीज अपने साथियों को लेकर आया था, लेकिन मैंने डीएसपी को तमाम हालात से पहले ही मुतला कर दिया और उन्होंने चंद आदमियों को भेज दिया। ये लोग बैरों के लिबास में मौजूद थे और फिर अहमद कमाल भी आ गए। उनकी मौजूदगी में मिस्टर अजीज ने मुझे धमकियां दी और जान से मारने पर तुल गया। फिर उन सबको धर लिया गया। ये बहुत अच्छा हुआ, शैली ने खुश होकर कहा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब तुम मजे करो शैली, जब जरूरत होगी तुम्हें इतला कर दी जाएगी। और हाँ, एक माकूल रकम भेज रही हूँ, मेरे मेहमान को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मिसेज हार्ले ने फोन बंद कर दिया। शैली सोच में पड़ गई। गुलफाम किसी वक्त भी उसके पास से जा सकता था। जब वो कुछ देर बाद वापस आई तो गुलफाम खामोशी से मसहरी पर दराज था। क्या सोच रहे हो प्रिंस? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो कुछ भी ना समझी। शैली ताज्जुब है, तुम लोग मुझ जैसे हो लेकिन मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ। आखिर तुम लोग बदल क्यों जाते हो? प्रिंस, इन बातों से सारा मजा खराब हो जाता है। तुम कुछ ना सोचा करो। मेरा नाम गुलफाम है शैली, प्रिंस नहीं। यूसुफ खान ने बड़ी मोहब्बत से यह नाम दिया था मुझे। आह, यूसुफ खान, गुलफाम, अल्लाह की बना, कितना खूबसूरत नाम है। और गुलफाम, ये यूसुफ खान कौन है? वो मर गया, तुम जैसों ने उसे मार दिया। वो मुझसे मोहब्बत करता था, नूर जहां से मोहब्बत करता था, बहुत अच्छा था वो। शैली की समझ में उसकी बातें नहीं आ रही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, गुलफाम, अब तो कोई खतरा नहीं, अब तुम अपनी असली शक्ल में आ जाओ, खुदा की कसम बड़े प्यारे लगते हो। गुलफाम उठ बैठा और फिर उसके चेहरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार होने लगा। चेहरे के खतूत धीरे धीरे बदल गए और जब वो अपनी असली शक्ल में आया तो शैली उसे देखती रह गई। सब्ज सैयारे पर एक ही जैसे लोग एक दूसरे से मुस्तकिल मोहब्बत नहीं करते। कुछ दिन मोहब्बत करते हैं फिर बदल जाते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कत्ल कर देते हैं। अजीब हो तुम लोग। मगर तुम तो हमसे भी ज्यादा अजीब हो गुलफाम। तुम जो चेहरा बदल लेते हो, ना जाने क्या क्या कर लेते हो। वो धीरे से हंसा। मैं जर्रात में बदल जाता हूँ, कोई चीज मेरे जिस्म पर असर नहीं करती। मगर शैली, अब मेरे दिल और दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। मेरे दिल में ख्वाहिशें पैदा होने लगी हैं और मेरा दिमाग बहुत सी बातें सोचने लगा है। उन बातों को सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ। देखो गुलफाम, तुम कह चुके हो कि मोहब्बत की तलाश में यहाँ तक आए हो। अब अगर मैं तुम्हें मोहब्बत दे रही हूँ तो तुम्हें आराम से यहाँ रहना चाहिए और कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक ही है, वो बोला। आओ, अब हमें खाने के कमरे में चलना चाहिए। शैली ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। गुलफाम उसके साथ हो लिया। दोनों जब खाने के कमरे में दाखिल हुए तो जूली उन्हें देखकर एकदम खड़ी हो गई। हैरत से उसका मुंह खुला हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। जूली, खाना तैयार है। और जूली चौंक कर बहन की जानिब देखने लगी। फिर उसे अपनी हालत का एहसास हुआ और शर्मिंदा सी हो गई। आपी, प्रिंस क्या हमारे साथ ही रहेंगे? हाँ जूली, और देखो इनसे बहुत मोहब्बत के साथ पेश आना, ये मोहब्बत के भूखे हैं। बहन की मायने खेज बातों से जूली एकदम खिल उठी। हसीन लड़की जो कॉलेज में किसी को खातिर में नहीं लाती थी, गुलफाम को देखकर बेबस हो गई। अब वो दिल ही दिल में प्रिंस से मुलाकातों के प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन वो शैली से भी वाकिफ थी। शैली की मौजूदगी में प्रिंस से खुसूसी मुलाकात नामुमकिन थी। खाने के दौरान शैली और जूली खूब हंस कर मज़ेदार बातें करती रहीं और गुलफाम की उदासी दूर हो गई। मिस जमीला ने तेजी से कमरे में छुपकर जान तो बचा ली थी, मगर वो जानती थी कि मिस्टर अजीज और उसके साथी जल्द ही वापस आएंगे और इस बार उसे किसी कीमत पर मुआफ नहीं किया जाएगा। बाहमी खून खराबा भी उसी की बात पर हुआ। जब मकान बिल्कुल सुनसान हो गया तो वो धीरे से बाहर निकल आई। कुछ सोचकर उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को कामरान हाउस का पता बता दिया। कामरान हाउस में मिस जमीला के चंद रिश्तेदार रहा करते थे। टैक्सी का बिल अदा करके जब वो अंदर पहुंची तो उसके खालाजाद मिस्टर कामरान से मुठभेड़ हो गई। वो मिस जमीला को देखकर शफकत से मुस्कुरा दिए। तुम्हें फुर्सत मिल गई जमीला, कितनी देर के लिए आई हो? उम्र भर के लिए कामरान भाई। और उधेड़ उमर कामरान मिर्जा धीरे से मुस्कुरा दिए। पहले भी ऐसे कई ख्वाब देख चुके हैं, मेरा मतलब है कई बार तुमने ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार देख लेना कामरान भाई। अच्छा, वो तुम्हारे अखबार का क्या हुआ, कैसा चल रहा है? घसीट रहा है बेचारा, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। लेकिन ये तुम खड़ी क्यों हो, अंदर चलो। कामरान मिर्जा की 12 साला बेटी फौजिया ने फूफी को खुशामदीद कहा। बिन माँ की बच्ची मिस जमीला को देखकर फूली नहीं समा रही थी। जब वो कामरान से बातें कर रही थी उसी वक्त एक उम्र रसीदा खादमा उनके लिए ज़ियाफत का सामान लेकर आ गई। उसके अकब में फौजिया का मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नजर आ रहा था। मैं ज़रा फ़ोन करना चाहती हूँ। फूफी जान मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ फ़ोन कहाँ है। फौजिया मिस जमीला का हाथ पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई।
चंद मिनट बाद जब मिस जमीला वापस आई तो उसके होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। भाईजान, अखबार के लिए एक अहम खबर लाई हूँ। मिस जमीला ने कामरान को अजीज और नागी गिरोह की गिरफ्तारी के बारे में बताया। मिसेस हार्ले के घर फोन करने से मिस जमीला ने वजाहत के साथ पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। कौम के ये नासूर जितनी जल्द खत्म हो जाए उतना ही मुनासिब होगा, कामरान ने तबसरा किया और फिर वो कुछ देर बाद उन लोगों को खुदाफिज कहकर अपने दफ्तर चला गया। फूफी जान, अब तो आप नहीं जाएंगी? मासूम फौजिया के सवाल पर मिस जमीला चौंक कर उसे देखने लगी। दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? जमीला आजर्दगी से बोली। पिछले साल जब 2 दिन के लिए आप आई थी उस वक्त भी यही कह रही थी। और फूफी जान, वो आपका सामान कहाँ है? आप तो कहीं सर्विस कर रही थी ना, अब्बू ने मुझे बताया था। हाँ फौजिया, वो मुलाजमत खत्म हो गई और सामान वो भी, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फूफी जान, सिर्फ एक जोड़े से काम चलेगा? अच्छा ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ बाजार चलें, हम वहाँ से आपके लिए चंद जोड़े खरीद कर शाम से पहले आ जाएंगे। नहीं भैया, आज तो कहीं जाने को दिल नहीं चाहता, कल देखा जाएगा। मिस जमीला उठकर मसैरी पर आ गई। फौजिया किचन की तरफ चली गई। फूफी जान के आ जाने से फौजिया बेहद मसरूर नजर आ रही थी। फारिग होकर मिस जमीला ने फोन पर इरफाना के नंबर डायल किए। दूसरी जानिब इरफाना ने फोन पर अपना नाम बताया तो मिस जमीला नपे तुले अल्फाज में बोलने लगी, आप कौन हैं और गुलफाम के बारे में क्या जानती हैं? एक परेशान हाल लड़की हूँ, कभी आप जैसे शुरफा में शुमार होता था। हाँ तो मैं कह रही थी, आपने आज का अखबार शायद नहीं देखा, उसमें आपके मतलब की एक खबर छाया हुई है। मेरे मतलब की? आप जरा वजाहत से बात करेंगी? इरफाना की आवाज़ से उलझन का इजहार हो रहा था। इरफाना बीबी, तुम शायद अपनी जमीला बाजी को भी भूल गई। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मगर तुम उन्हें किस तरह जानती हो? बराहे करम साफ बात करो, इरफाना ने कहा। मिस इरफाना, मैं बदनसीब जमीला बोल रही हूँ। उसका गला रिंध गया। ओह बाजी, खुदा के लिए अब ये भी बताइए कि आप कहाँ पर हैं ताकि मैं खुद आकर आपको ले जाऊं। नहीं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे तो आपकी ज़रूरत है इरफाना बीबी, मैं अपनी बदनसीबी का कोई साया आप पर नहीं डालना चाहती। वो अखबार वाली क्या बात थी जमीला बाजी? आज के अखबार में एक कॉलम छाया हुआ है। अखबार नवीस तो तुम जानती ही हो, दूर की कौड़ी लाते हैं। गुलफाम के बारे में अखबार ने कई अहम बातें बतलाई हैं। मसलन क्या बाजी? उसकी आवाज़ में हल्का सा इर्ताज था। पूरी कहानी छापी है उसने, सियारे की मखलूक उसका अनुमान है। हैरतनाक बात यह है कि गुलफाम अब तक जहाँ जहाँ रहा है उसकी मुकम्मल रूदाद दर्ज है। ये तो बहुत बुरा हुआ, गोया अब वो मिल भी जाए तो आसानी से छुप नहीं सकता। हाँ इरफाना, लेकिन उसका मिलना बाहर हाल बहुत मुश्किल है। सुना है गुलफाम को फिर कोई सब्ज परी ले उड़ी है। मैं तो कोकाफ तक उसका पीछा कर सकती हूँ। इरफाना का पुरज़म लहजा और कपकपाती आवाज़ उसके दिली जज्बात की गमाजी कर रही थी। मिस जमीला ने बात आगे बढ़ाई। तनवीर साहब तो उससे बहुत नाराज़ हैं इरफाना, मैं उनकी नाराज़गी से निमट लूँगी, वो मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मिस इरफाना, क्या तुम्हें इल्म है कि तनवीर साहब ने तुम्हारे गुलफाम को शूट कर दिया था? शूट कर दिया था? हाँ, उन्होंने 6 फायर किए थे। अच्छा, वो जैसे कुएं में से बोल रही थी। फिर क्या हुआ? गुलफाम पर किसी गोली का असर नहीं हुआ और जब तनवीर साहब वापस चले गए तो गुलफाम कहीं चला गया। तो मुझे एक फर्जी दास्तान सुनाई गई थी, इसलिए कि एक बाप अपनी बेटी की नामूस पर जान दे सकता है। लेकिन बाजी, क्या मोहब्बत करना कोई गुनाह है? और उस दिन वाली बात इरफाना, क्या उस दिन जब तुम मुझसे नाराज़ हुई थी कोई ख़ास? मैं शर्मिंदा हूँ बाजी, कभी कभी ना जाने क्या हो जाता है। अगर तुम्हारा गुलफाम मिल जाए तो फिर वही हरकत करोगी? नहीं बाजी, कसम ले लो, बस एक बार उसे और मिलवा दो, फिर कोई हसरत ही नहीं रहेगी। तुम गजाला से तो वाकिफ हो? गजाला? प्रोफेसर वहीद अख्तर की खूबसूरत लड़की? हाँ वही। इस सिलसिले में गजाला बड़े काम आ सकती है। बाजी, मुझे तो ये बताओ कि करना क्या है? गजाला को राजी करना है ताकि वो प्रोफेसर की मदद से गुलफाम को तलाश करे। गजाला तुमसे और गुलफाम से भी नाखुश है। गुलफाम तुम्हारे साथ चला गया था उसी दिन से। मैं गजाला को मना लूंगी जमीला बाजी, अब तुम जल्दी से अपना पता बता दो। अगर तुम कामयाब हो जाओ इरफाना, तो गुलफाम को यूं छुपा कर रखना कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। जमीला की आवाज़ में दर्द सिमट आया। फिर उसने इरफाना की आवाज़ सुनी। एक ही शहर में रहकर तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, मैं आपको तलाश करके रहूंगी। अच्छा मिस इरफाना, खुदा हाफिज। मिस जमीला ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसी वक्त फौजिया ने उसे टोका। फूफी जान, ये क्या हो रहा है आपको? मिस जमीला ने बच्ची को परेशान देखकर जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। आओ फूफी, अब बाजार चलें, अब्बू के दफ्तर में भी जाएंगे। लेकिन शॉपिंग के बाद वह फौजिया के आगे बेबस हो जाती थी। ये बच्ची अपनी बात इस कदर मोहब्बत और आजिज़ी से कहती कि मिस जमीला से इनकार किए न बनता। वो पूरी तरह अब उनकी बातें समझने लगा था। अगरचे बाज़ अल्फाज अब भी गुलफाम की समझ में न आते, मगर वो उनका मफहूम तो समझ ही लेता। सब्ज सैयारे पर उस जैसे करोड़ों की तादाद में थे।
वो इस सियारे की हरियाली और इंसानों की बहुतात से पहले तो बहुत खुश हुआ, मगर जैसे जैसे उसकी ज़हनी बलोगियत हुई, गुलफाम को इस सियारे और इसके बाशिंदों से शिकायत और मायूसी पैदा होने लगी। आज वो बहुत परेशान था, अगरचे वो सफ़ेद ज़र्रात की सरजमीन को भूल चुका था, क्योंकि वहाँ मुकम्मल खामोशी थी और तन्हाई। कोई उस जैसा नहीं था, मगर सब्ज़ सैयारे पर उस जैसों ने अब तक मोहब्बत के जो रंग दिखाए थे वो गुलफाम को पसंद नहीं आए। ताहम वो इरफाना, गजाला और मिस जमीला को कभी कभी याद कर लिया करता। शैली भी उसे अच्छी लगी, वो बला की खूबसूरत लड़की थी। फिर उसने ऐसी अजीबोगरीब बातें सिखाई थीं कि गुलफाम हैरान रह गया। इसके बावजूद गुलफाम मुतमईन नहीं था। ना जाने क्यों उसे शैली की मोहब्बत बनावटी लगती। और जब उसकी छोटी बहन जूली ने एक दिन तन्हाई में गुलफाम को अपने कमरे में रोक लिया और वैसी ही बातें करने लगी जैसी कभी गजाला और इरफाना किया करती थी, तो गुलफाम उस नाजुक अंदाम और खूबसूरत चंपा के फूल की मानिंद तरोताज़ा लड़की से मोहब्बत करके बहुत खुश हुआ। और जब रात को बातों ही बातों में गुलफाम ने शैली को जूली की मोहब्बत के बारे में बताया तो वो जल भुन कर रह गई। जूली उम्र में उसे 5 बरस छोटी थी। बाप की मौत और बेसहारा होने के बाद शैली ने ही सारा घर चलाया। वो अगरचे अब अपनी नज़रों में भी गिर गई थी, मगर अपनी बहन जूली को किसी काबिल देखने की तमन्ना और घर का इंतज़ाम चलाने की वजह से शैली को एक तमानियत सी महसूस होती। आज पहली बार जब गुलफाम ने जूली की इस नई हरकत का हाल सुनाया तो शैली के दिल में बहन के खिलाफ जज्बात ने सार उभारा, जिसके लिए वो जी जान की बाजी लगा देना चाहती थी। अपनी इज्जत और नामूस जिस पर कुर्बान कर चुकी थी, उससे रकाबत का एहसास उसे सता रहा था और वो दिल ही दिल में जूली को गुलफाम से दूर रखने की तदबीरें सोच रही थी। उधर गुलफाम मुस्कुराते हुए चांद की तरफ तक रहा था और शरीर चांद ने उसे आंख मार दी। तुम फिर कोई बात कहना चाहते हो? उसने चांद से इशाराती जुबान में बात की। चांद के जवाब ने उसे चौंका दिया। तुम अब भी मोहब्बत से महरूम हो सफ़ेद ज़र्रात के बेटे। ये सब अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, किसी को भी तुमसे मोहब्बत नहीं। तुम चाहो तो इनको आजमा सकते हो और तुम ऐसा कर भी चुके हो। फिर मैं क्या करूं चांद, तुम कोई रास्ता बताओ। वो बोला, लौट आओ मेरी जान, सब्ज सैयारा तुम्हें सुख नहीं देगा, मोहब्बत का सुख। लेकिन मैं अभी तक मायूस नहीं हूँ, यहाँ सभी अहले गर्ज नहीं हैं। अच्छा मैं इंतज़ार करूँगा, मगर एक दिन तुम इनसे मायूस ज़रूर हो जाओगे। चांद की बात सुनकर उसने पहलू में लेटी हुई शैली के हसीन जिस्म पर नज़र डाली। शैली, ये तुम लोग मोहब्बत में खुद गर्जी को क्यों ज़रूरी समझते हो? गुलफाम के मुंह से पहली बार ऐसी बात सुनकर शैली हैरान रह गई। वो उठकर गौर से उसे देखने लगी। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया गुलफाम? मैं सोचता हूँ इरफाना की मोहब्बत पर गजाला ना खुश थी और फिर जमीला मुझसे मोहब्बत करने लगी, मगर मैं नोएल के घर आ गया और नोएल ने तुम्हारे पास पहुँचा दिया। और अब क्या? शैली की बेचैनी अरूज पर थी। अब तुम जूली से नाराज़ हो, आखिर ऐसा क्यों है शैली? क्या सब इंसान सबसे मोहब्बत नहीं कर सकते? कई मिनट तक शैली इस बात का जवाब ना दे सकी। फिर एक बात उसके जहन में आ गई। मोहब्बत हम इंसानों के लिए एक ऐसा जज्बा है जो दो इंसानों को सबसे अलहदा और मुमताज़ कर देता है। ये कैसे हो सकता है? इंसान एक वजूद रखता है और मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा, और जज्बे तो वक्त और हालात के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। अल्लाह गुलफाम, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तुम कितने समझदार हो गए हो। काश मैं वही रहता, सफ़ेद ज़र्रात का बेइलम। मगर अब मेरे दिमाग में इस सियारे की बहुत सी बातें पूरी तरह मुनक्कस हो चुकी हैं। मैं उन्हें भुला नहीं सकता। मोहब्बत के लिए तुम्हारे जज्बात क्या हैं गुलफाम? शैली ने मौजू बदल दिया। हर इंसान के साथ यकसा मोहब्बत, बेगर्ज और लालच से मुबर्रा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में कुछ रिश्ते भी होते हैं। रिश्ते? हाँ मैं समझा, जैसे यूसुफ खान और नूरजहां, गजाला और प्रोफेसर। शैली खुश होकर बोली, हाँ गुलफाम, बिल्कुल यही बात है। इसीलिए मोहब्बतों में भी फ़र्क होता है। लेकिन शैली और जूली, इरफाना और गजाला या जमीला में क्या फ़र्क है? अल्लाह तुम्हें समझे, बड़े जालिम हो गए हो। शैली ने रोशनी ऑफ करके अपने तपते हुए होंठ गुलफाम के लबों से मस कर दिए। सुबह नाश्ते से फरागत हुई तो मिसेज हार्ले का फ़ोन आ गया। फ़ोन सुनकर शैली अपने कमरे में चली गई और जब वो तैयार होकर बाहर आई तो गुलफाम जूली से बातें कर रहा था। मिसेज हार्ले पर कोई उफ्ताद आ पड़ी थी। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जूली, तुम गुलफाम का ख्याल रखना और इन्हें बाहर मत जाने देना। जूली ने इस बात में सर हिला दिया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। गुलफाम भी मुस्कुरा रहा था। गुलफाम, तुम आपी से मोहब्बत करते हो ना? जूली की बात पर गुलफाम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन मैं तो सबसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी ज़मीन पर आया ही मोहब्बत करने के लिए, तो क्या तुम मुझसे भी? मेरा मतलब है, हाँ जूली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। गुलफाम के इकरारे मोहब्बत पर बेख्तियार जूली ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और कुछ देर तक वो एक दूसरे में गुम हो गए।
गुलफाम ने शैली से मोहब्बत के जो नए तरीके सीखे थे उन्हें एक एक करके वो जूली पर भी आजमाने लगा और जूली उसकी हर हर अदा पर कुर्बान होने लगी। सच बताओ गुलफाम, तुम आप ही से ज्यादा खुश होते हो या मुझसे? जूली ने कहा। मगर गुलफाम के जवाब ने उसे चौंका दिया। ये सब कुछ तो मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए करता हूँ। मुझे इस अमल से कोई खत नहीं आता। गोया तुम जिन्स की लज्जत से नाश ना हो तकरीबन, लेकिन तुम्हें खुश देखकर बहुत लुत्फ आता है, वो बोला और जूली बाथरूम की तरफ चली गई। वो बेहद खुश थी। नहाने के दौरान बाथरूम से जूली की नगमाती आवाज से गुलफाम लुत्फ उठाता रहा। अब तुम भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम बाजार चलेंगे, वो उसके करीब आकर रुकी और भीगे हुए खुले बालों को गुलफाम के चेहरे से मस करके बोली, अब हम आप ही की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। गुलफाम की समझ में उसकी बातें नहीं आई, मगर वह जूली के कहने पर अमल करता रहा। उधर जूली ने सोच लिया कि गुलफाम को हर कीमत पर शैली से अलहदा किस जगह रखेगी और सारी उम्र उसके साथ गुजार देगी। गुलफाम तैयार हो गया तो वो उसका हाथ थामकर बाहर निकल आई। एक खाली टैक्सी में बैठकर जूली ने ड्राइवर को मरकजी बाजार चलने का हुक्म दिया। फौजिया जिद करके फूफी को बाजार में शॉपिंग करने ले आई थी। वो दोनों खरीदारी करके चंद पैकेट थामे हुए जब कामरान के दफ्तर में दाखिल हुई तो तंग दस्त सहाफी के चेहरे पर मुसरत के फूल खिल उठे। अरे भाई, ये क्या ले आई, जरा हम भी तो देखें। कामरान पैकेट खोलकर देखने लगा और जमीला उस बड़े अखबार के मामूली से तंग दफ्तर को देखने लगी। दफ्तर का सामान इंतहाई पुराना और शिकस्ता नजर आ रहा था। 3 मुख्तसिर कमरों में 5 आदमी मसरूफ थे। ये सब लोग गुर्बत के शिकार नजर आ रहे थे, ताहम उनके चेहरों पर इस दर्जा इत्मीनान बिखरा हुआ था कि मिस जमीला मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। तो ये है आपका दफ्तर? मिस जमीला ने मुस्कुराकर कामरान को देखा। मिस जमीला, अब तुम खुद ही फैसला करो कि क्या ये जगह तुम्हारे लिए मौजू है। मैं इसीलिए टाल मटोल कर रहा था। तुम कोई माकूल मुलाजमत करके सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। गोया आप लोग अमूमन बेसकून ही रहती हैं। ये पेशा ही ऐसा है मिस जमीला। आपका अखबार जुराइम के खिलाफ तो बहुत लिखता रहता है। मिस जमीला को ख्याल आ गया, इसलिए मुजरिमों की तरफ से आए दिन मुसाइब का शिकार रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं कि फ़ोन पर कत्ल की धमकियां ना मिलती हों। इत्तफाक से उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और कामरान ने रिसीवर उठाकर अटेंड किया। पूरी बात सुनकर कामरान ने मिस जमीला को बताया कि मुकामी बैंक में डाका पड़ा है और पुलिस वालों ने मुजरिमों के अज़ाइम नाकाम बना दी हैं। इस सिलसिले में आला हुक्काम और एसपी मौका पर पहुंच चुका है। वो मिस जमीला से माजरत करके रिपोर्टिंग के लिए चला गया तो फौजिया और वो घर जाने के लिए दफ्तर से निकल आई। फुटपाथ पर बहुत भीड़ थी। दोपहर को इस तरफ बड़ी गहमा गहमी रहती। आज भी ऐसा ही आलम था। उस वक्त बाज दफातर और स्कूल ऑफ होते थे, इसीलिए सवारी बहुत मुश्किल से मिलती। वो दोनों पैदल ही चल दी। मिस जमीला का ख्याल था कि आगे चौक पर कोई सवारी मिल जाएगी। बेख्याली में मिस जमीला की निगाह अपने आगे जाने वालों पर पड़ी और वो दंग रह गई। उससे कुछ फासले पर गुलफाम एक खूबसूरत लड़की के साथ चल रहा था। गालिबन वो लोग भी कुछ खरीदारी करके आए थे या करने जा रहे थे। मिस जमीला तेजी से आगे बढ़ी तो फौजिया हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। फूफी के चेहरे पर मिनटों में कई रंग बदल गए। फिर मिस जमीला ने बेख्तियार होकर गुलफाम को पुकारना शुरू कर दिया। वह फौजिया को घसीटती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक फुटपाथ पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून जारी हो गया और वह अपना एक हाथ दिल के मुकाम पर रखे हुए थी, जहां सफेद जंपर पर सुरख बड़ा धब्बा वाजे था। फूफी की अचानक यह हालत देखकर फौजिया चीख मारकर उस पर गिर पड़ी। वो बेतहाशा चिल्ला रही थी। फौरन ही उनके गिर्द भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद 2-3 पुलिस वाले भी आ गए। फौजिया की चीखों पुकार सुनकर बाज लोगों ने सहारा देकर मिस जमीला को उठाया। फौजिया उसे कामरान के दफ्तर की तरफ ले जाना चाहती थी। पुलिस वाले भी उनके साथ ही रहे और जब यह हजूम दफ्तर के अंदर पहुंचा तो मिस जमीला ने आखिरी हिचकी लेकर आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। गुलफाम जूली के साथ बाजार से गुजर रहा था कि एक नुस्वानी आवाज सुनी। कोई लड़की उसका नाम लेकर पुकार रही थी, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो फुटपाथ पर एक जगह भीड़ लग गई। गुलफाम ने एक शख्स को जल्दी जल्दी सड़क पार करते देखा। गैर मामूली हिस्स की ताकत से गुलफाम फौरन ही मामले की तह तक पहुंच गया। उसने दौड़कर उस शख्स को पकड़ लिया। वो भी ज्यादा दूर नहीं गया था। वो उसे लिए हुए कामरान के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वहां मिस जमीला की लाश एक सोफे पर रखी थी। कामरान और फौजिया उसके करीब उदास खड़े थे और दफ्तर तमाशाइयों से भर गया था। बड़ी मुश्किल से गुलफाम और जूली उस शख्स को लेकर लाश के करीब पहुंचे। मिस जमीला, गुलफाम के मुंह से जोरदार आवाज निकली और सब हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? कामरान ने गुलफाम के करीब आकर पूछा और उसने सर हिला दिया। मिस जमीला बहुत अच्छी लड़की थी। ये खामोश हो गई। इसने खामोश किया है। गुलफाम के इशारे पर इस बार सबने उस शख्स को देखा जिसे अब तक वो उन लोगों का साथी समझ रहे थे। ये आदमी चेहरे से ही गुंडा नजर आ रहा था। 2 पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। एक सिपाही कामरान के इशारे पर एसपी को मुतला करने चला गया।
इस दौरान कामरान ने फोन भी कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर एसपी उस्मान अली खां उस जगह पहुंच गए। अच्छा, तो ये आप है? एसपी ने मुलजिम को देखकर चुभता हुआ जुमला कहा। आप इसे पहले से जानते हैं उस्मान साहब? कामरान ने एसपी की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा। एडिटर साहब, आप इसे नहीं जानते? भाई, ये नागी गिरोह का आखिरी बड़ा मेंबर है। ये तो आपको मालूम ही है कि उस गिरोह के कुछ आदमी मारे गए और कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं। मुझे अफसोस है कि मिस जमीला। कामरान इससे ज्यादा ना सुन सका। फौजिया की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी बच्ची की तरफ बढ़ गया। आओ गुलफाम, अब वापस चलें। जूली ने कुछ देर बाद गुलफाम से कहा। ये जमीला का कौन है? गुलफाम का इशारा कामरान की तरफ था। होगा कोई, हमें क्या? मुझे तो तुम्हारा ये हंगामा पसंद नहीं आया, वो बोली। क्या? मिस जमीला जो मेरी दोस्त थी, मैंने उसके हक में ठीक नहीं किया? मुझे नहीं मालूम, चलो घर चलते हैं। मगर तुम तो मुझे कहीं और ले जाने को कह रही थी। अच्छा, तो कहीं और ही चलें, मगर यहाँ से तो चलो। जूली उसका हाथ थामकर बाहर निकल आई। मगर उसी वक्त कुछ गैर मरई सी आवाजें गुलफाम की समाज से टकराईं और वह रुककर उन आवाज़ों को सुनने लगा। धीरे धीरे वो उस आवाज़ को पहचान गया। प्रोफेसर वहीद अख्तर ने इशाराती जुबान में सिग्नल नशर किए थे। ये सिग्नल उसके दिमाग ने रिसीव कर लिए। चंद मिनट बाद उसने गजाला की आवाज़ भी सुनी। वो मुझे बुला रही हैं। अचानक गुलफाम जूली से हाथ छुड़ाकर बोला। मगर कौन? जूली हैरत ज़दा से रह गई और गुलफाम का बदन अचानक जर्रा जर्रा होकर हवा में तहलील हो गया। जूली बहुत देर तक उसे तलाश करती रही। मायूसी और नदामत से उसकी आंखें भीग गईं। वो गुलफाम के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अगरचे वो उसके सामने ही रेजा रेजा होकर गायब हो गया। मगर ये बात जूली के दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। 2-3 घंटे की कोशिश के बाद बिलाखिर वो घर चली गई। कामरान को उसने गुलफाम के बारे में कहा था कि अगर वो फिर इधर आए तो जूली को इस फोन पर मुतला कर दिया जाए। रास्ते में उसने बहन को सुनाने के लिए एक फर्जी कहानी गढ़ ली। रशीदा दिन रात इरफाना की खिदमत कर रही थी। इरफाना सदमे की वजह से कुछ तो निढाल रही थी, फिर धीरे धीरे उसे बुखार रहने लगा और कुछ दिन बाद तो वो बाकायदा बीमार हो गई। तनवीर साहब ने पहले तो कुछ ज्यादा तवज्जो ना दी और वो यही समझे कि गुलफाम की मौत से दिल बर्दाश्त है। मगर जब इरफाना की अलालत ने तूल खींचा तो उन्हें भी फिक्र हुई और उन्होंने शहर के सबसे ज्यादा काबिल डॉक्टर बाबर की खिदमत हासिल की। डॉक्टर बाबर बड़ी तवज्जो से उसका इलाज कर रहा था, मगर इरफाना की अलालत तूल पकड़ रही थी। तनवीर साहब की कोठी के सामने टैक्सी रुकी और फिर उसमें से 3 खुश पोशाक लोग कोठी में दाखिल हुए। उन्हें देखकर मुलाजमों ने बड़े अदब से सलाम किया। सीमा जब कमरे में दाखिल हुई तो इरफाना निढाल हो रही थी, मगर खालाजाद बहन को देखकर थोड़ी देर के लिए वो अपनी बीमारी को भूल गई। तुम सीमा, तुम कब आई? और खाला जान? वो भी आई हैं और रेहान भी। अच्छा, तुम लोगों ने इतला भी नहीं दी। मैं एयरपोर्ट आती। वो उठी मगर चक्कर आने की वजह से बैठ गई। इरफाना, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? सीमा की अम्मी अंदर आकर बोली। उसके पीछे रेहान खड़ा था। बात यह है अम्मी कि हमें देखकर बीमार हो गई हैं बेचारी। इरफाना धीरे से मुस्कुरा दी। उनकी बातों से तबीयत शगुफ्ता हो गई थी। वो उठकर बैठ गई और फिर ये लोग बातें करने लगे। तनवीर साहिब और अरशद भी उसी कमरे में आ गए। ताज्जुब है, इरफाना इतनी बीमार हो गई और हमें आपने इतला भी ना की। सीमा की अम्मी ने अपने बहनोई तनवीर साहब से शिकायत की और वो खफीफ से हो गए। सीमा और अरशद शाम को तफरी के लिए निकल गए। उस वक्त रेहान ने इरफाना से कहीं चलने को कहा। चलिए, मैं भी आज बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ, वो बोली। ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया गया। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाल दी तो वो रेहान के साथ बाहर आकर ड्राइविंग सीट पर जम गई। रेहान ने मना भी किया मगर इरफाना ने उसकी एक ना चलने दी। उसने जमीला को तलाश करने का फैसला कर लिया। अगर वो आज का अखबार देख लेती तो ऐसा हरगिज ना सोचती। फोन पर उसने जमीला से पता मालूम किया था और जब वो उस जगह पहुंची तो घर में सफ़े मातम बिछी थी। फौजी और कामरान ने अश्कबार आंखों से मिस जमीला की नागहानी मौत का माजरा सुनाया। इन वाकयात ने इरफाना के हवास को बुरी तरह मजरूह किया। वो दीवानावार गुलफाम की तलाश में सड़कों पर कार दौड़ाती रही। पहलू में बैठा हुआ रेहान कुछ भी समझने से कासिर था। कई घंटे इसी तरह गुजर गए। फिर अचानक इरफाना के जहन में एक नया ख्याल उभरा। इस बार उसने कार का रुख गजाला के मकान की तरफ कर दिया। रफ्तार खासी तेज थी। चंद मिनट बाद वो प्रोफेसर वहीद अख्तर की कोठी में दाखिल हो गए। प्रोफेसर उन्हें बैरूनी हिस्से में नजर आए थे। इरफाना ने सलाम दुआ किए बगैर गजाला के बारे में दरियाफ्त किया। गजाला, वो और गुलफाम बस आने ही वाले हैं। आज वो बीच लग्जरी पर जा रहे हैं। प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोला और इरफाना दिल ही दिल में पेचोताब खाने लगी। अच्छा, तो उस कमबख्त ने गुलफाम को हथिया ही लिया। उसी वक्त गजाला और गुलफाम हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। इरफाना को देखकर दोनों दम बखुद रह गए। इरफाना, गुलफाम उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम शायद अपनी मर्जी से यहाँ रहते हो। इरफाना ने घूर कर गुलफाम को देखा। हाँ, गजाला बहुत अच्छी है, तुम भी अच्छी हो। मैं तो बहुत बुरी हूँ, इसीलिए तो तुम मेरे घर से चले आए थे। नहीं,
तुम्हारे डैडी ने खुद मुझे निकाल दिया, बल्कि उन्होंने तो पिस्तौल से मेरे जिस्म पर कई गोलियां भी चलाई थी। ओह, वो नादिम हो गई। अब क्या इरादा है? हम साहिल समुंदर पर सैर के लिए जा रहे हैं। क्यों गुलफाम? गजाला की बात पर गुलफाम ने इकरार के अंदाज में सर हिला दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना है, इरफाना घुरा कर बोली। कोई जबरदस्ती है? गजाला सख्त लहजे में बोली। दोनों एक दूसरे को घूर रही थी। उस वक्त गुलफाम अजीब शशोपंज में पड़ गया। अपनी जहनी कुव्वतों से वो अंदाजा कर चुका था कि दोनों लड़कियां सिर्फ जिस्मानी लज्जतों की तस्कीन के लिए उसे हासिल करना चाहती हैं, कोई बेलौस मोहब्बत करना नहीं चाहती। इन बातों से गुलफाम की तबीयत बोझल हो गई और उसने एक अहम फैसला कर लिया। कुछ देर बाद गजाला ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती गुलफाम को अपनी कार में बिठा लिया और फिर वो कार स्टार्ट करके तेजी से रवाना हो गई। मगर इरफाना भी खुद सरी की इंतहा को पहुंच गई और वो भी उसके ताकुब में तेजी से कार दौड़ाने लगी और ये भी ख्याल न किया कि रेहान प्रोफेसर वहीद अख्तर से बातें करता रह गया था। दोनों कारें आगे पीछे तेजी से चली जा रही थीं। इरफाना का बोझल दिमाग, जो बीमारी की वजह से और भी निढाल हो गया था, कुछ सोचने समझने से कासिर था। वो गुलफाम से मायूस हो चुकी थी और ये मायूसी इरफाना को खतरनाक इकदाम पर माइल कर रही थी। उस वक्त दोनों कारें एक पुल पर से गुजर रही थीं। गुलफाम और गजाला आगे वाली कार में थे। अचानक इरफाना ने अपनी कार का एक्सेलरेटर इंतहा तक पहुंचा दिया और कार इंतहाई तेजी से गजाला की गाड़ी से टकराई। फिर दोनों गाड़ियां लुढ़क कर पुल का एक हिस्सा तोड़कर 50-60 फुट गहरे खड्ड में जा गिरी। गुलफाम जब मलबे में से निकला तो दोनों लड़कियां हलाक हो चुकी थीं। वो उन्हें देखकर अफसोस करता हुआ वहां से चला आया। कामरान से एक आखिरी मुलाकात के बाद गुलफाम यूसुफ खान के घर पर दूर से ही नजर डालता हुआ फिर उसी गांव में पहुंच गया जहां रमजान किसान बीवी बच्चों के साथ रहता था। रात के वक्त उनकी दीद से अपनी निगाहों को तरोताजा करके वो एक बार फिर चांद की ठंडी रोशनी में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर लेटा हुआ था। अब गुलफाम का चोला धीरे धीरे सफेद जर्रात में मुंतकिल हो रहा था। चांद उसे मुस्कुराकर आंख मार रहा था और वो अपने तहलील होते हुए जर्रात के साथ चांद के पहलू ब पहलू सफेद जर्रात की सरजमीन की तरफ सफर कर रहा था।